हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी, पाठ संख्या 6, प्रेमचंद के फटे जूते। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर को आपको पढ़ाया, तो उसमें अब तक जो पढ़ाया थोड़ा सा वो बताऊंगी। जो हमने पूर्व क्लास में पढ़ा उसके बाद हम आगे के प्रसंग पर चलेंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए, अब तक लेखक ने इस पाठ में प्रेमचंद के, लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के सादगी भरे व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि प्रेमचंद जो लेखक थे वो कितने सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा, लेखक ने दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है कि वर्तमान समय में लोग दिखावे के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, लेखक ने इसमें कई ऐसे उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाया है कि लोग दिखावे के लिए स्वयं को कष्ट में डाल देते हैं, लेकिन प्रेमचंद के बारे में बताया है कि वो कितने सीधे साधे व्यक्ति हैं जिनका जीवन सादगी से भरा है। दूसरा, लेखक ने ये भी बताया कि पहले के समय के जो लेखक होते थे, जो राइटर्स होते थे बेटा, उनको बहुत अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलता था। पारिश्रमिक मतलब उनकी जो वेतन था वो बहुत अधिक नहीं मिलता था, उन्हें बहुत अधिक उनके कार्य के बदले उन्हें पैसा नहीं मिलता था। तो इसमें लेखक हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताया है कि देखिए किस तरीके से प्रेमचंद के जूते फटे हुए थे। जैसा कि हमारे पाठ का टाइटल है प्रेमचंद के फटे जूते, और जूते के बाहर उसकी उंगली बाहर निकल रही है, इतना फटा हुआ है जूता। फिर आगे लेखक ये भी बताएंगे कि जूता तो मेरा भी फटा हुआ है लेकिन मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है। अब बेटा देखिए, नीचे से फटा हुआ है तो किसी को तो दिख नहीं रहा, ऊपर तो आपने जूते को अच्छे से चमका रखा है, पॉलिश कर रखी है, साफ सुथरा है, लेकिन नीचे से फटा हुआ है तो वो स्वयं को कष्ट दे रहा है। सड़क पर कंकर है, पत्थर है, रोड़ी है, कहीं भी पैर लग रहा है, पैर पर वो चुभ रहे हैं, पैर में दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ स्वयं को महसूस हो रहा है। लेकिन लेखक क्या करे, प्रेमचंद का जो जूता है वो सामने से फटा हुआ है, जो बाहर सबको दिख रहा है, और वो हंसी का पात्र बन रहे हैं। फिर लेखक ने ये बताया कि प्रेमचंद के चित्र को देख के लेखक ये सब बता रहे हैं, फोटो को। फिर लेखक ने कहा जब इस व्यक्ति की फ़ोटो खिंचाने की ड्रेस यही है, अर्थात जब हम बेटा फ़ोटो खिंचवाते हैं तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करते हैं कि भाई फ़ोटो खींचेगा थोड़ा अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे से बन ठन के फ़ोटो खिंचाना चाहिए। तो लेखक क्या कह रहे, जब इस व्यक्ति ने फ़ोटो के लिए ही ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, अरे जूता किसी से मांग लेता। लेखक कह रहे मुझे नहीं लगता कि शायद इस व्यक्ति के पास बहुत अधिक पोशाकें होंगी, कि घर पहनने की अलग, कहीं फंक्शंस की अलग, कहीं जाने आने की अलग, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो लेखक ने कहा हो सकता है और देखिए फ़ोटो में मुस्कुरा भी रहे हैं। अब देखिए फ़ोटो ही खिंचाना था, लेखक कह रहा है तो ठीक जूते पहन लेते, ठीक जूते पहन लेते, या फ़ोटो ना खिंचवाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता। लेखक कह रहे कि जब फ़ोटो ही खिंचाना था तो इन्हें जूते ठीक से पहन लेने चाहिए थे, किसी से मांग लेते या फ़ोटो ना खिंचाते। लेखक स्वयं में ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद पत्नी की आग्रह रहा हो, पत्नी ने कहा हो तो बोल दिया अच्छा चलो, कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। लेखक ने कहा कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, मतलब सोचा जाए तो कितनी बड़ी समस्या है कि एक राइटर होते हुए, लेखक होते हुए, और उसके पास जूता, फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी जूता नहीं है। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। लेखक क्या कह रहे, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। बेटा ये देखिए, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, इससे तात्पर्य यह है कि तुम्हें यह नहीं पता कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या नहीं करते, तब तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारे अंदर भी दिखावे की प्रवृत्ति होती, दिखावा होता, तो शायद तुमने किसी से फ़ोटो मांग लिया, जूते मांग लिए होते। लेखक कह रहे आजकल
के लोगों पर व्यंग किया गया है कि लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं, अर्थात कोट पैंट भी दूसरे का मांग लेते हैं शादी के समय, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। किसी से गाड़ी भी मांग लेते हैं और उससे बारात निकाल लेते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग अक्सर बीवी तक भी मांग लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग दिखावे पर कितना अधिक विश्वास करते हैं और तुम दिखावे के महत्व को नहीं जानते। लेखक कह रहे हैं अगर तुम्हें दिखावे के महत्व को पता होता तो शायद तुम किसी से जूता मांग लेते फ़ोटो खिंचाते समय। तो लेखक ने व्यंग्य किया कि लोग तो दिखावे के लिए पत्नी तक भी दूसरे की लेके खड़े हो जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। कोट पैंट भी दूसरे का लेके वर दिखाई कर लेते हैं और दूसरे की मोटर गाड़ी से बारात निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि लेखक ने और क्या व्यंग्य किया, यहाँ तक कि लोग इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं। इत्र परफ्यूम। अब आप सोचिए बेटा कि परफ्यूम डालकर आप खड़े हो गए फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्या आपकी फ़ोटो में खुशबू आएगी? नहीं। लेकिन इतना लोगों को दिखावा है फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग दिखावा करके अपने आप को प्रशंसा पा लेते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस समय उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। लेखक कह रहे हैं टोपी 8 आने में मिल जाती थी है। इस लाइन से भी देखिए लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। लेखक प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। लेखक ने क्या कहा, जूता हमेशा टोपी से महंगा रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या कहलाते हो। देखिए प्रेमचंद के लिए कहा गया है कि तुम प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अर्थात तुम्हें ये नहीं पता कि आज कितने जूतों पर कितनी टोपियाँ निछावर हो जाती हैं। अर्थात व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने दिखावे के लिए अपने सिर को कितने लोगों के आगे झुका देता है, लेकिन तुम इन सब चीज़ों को नहीं जानते। अब लेखक क्या कह रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ आया कि लेखक क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद के देखिए सादगीपूर्ण जीवन के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि लोग वर्तमान समय में दिखावे के लिए क्या क्या नहीं करते। ये लेखक ने कुछ उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से लेखक हरिशंकर परशाई ने दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या नहीं करते। पत्नी तक को भी दूसरे की पत्नी को लेके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, दूसरे का कोट पैंट लेके वर दिखाई कर लेते हैं, मोटर भी दूसरे की मांग कर बारात निकाल लेते हैं, फ़ोटो के समय लोग इत्र डालते हैं। ये सब उदाहरण देकर लेखक हरिशंकर प्रसाद दिखावे की प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग कर रहे हैं। और लेखक क्या कह रहे हैं, देखिए तुम ये नहीं जानते कि आज के समय में जूता जो है वो टोपी से कीमती है। ठीक है, टोपी सस्ती आ जाती है लेकिन जूता महंगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि तुम जूते के महत्व को नहीं जानते। आज एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती हैं। अर्थात लोग अपने स्वार्थ के लिए कितनों के जूतों में अपने सिर झुका देते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक ने क्या कहा, जूता तो मेरा भी अच्छा नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लेखक हरिशंकर परसाई क्या कह रहे हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है। मैंने अपने जूते को ऊपर से चमका रखा है, उंगली बाहर नहीं निकलती। जूता मेरा भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, उंगली
जूते की बाहर नहीं निकल रही, पर अंगूठे के नीचे का जो तला है वो फट गया है। लेखक क्या कह रहे हैं? जूता तो मेरा भी क्या है, फटा हुआ है, लेकिन मेरा जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ है, ऊपर से बाहर उसमें से उंगली या अंगूठा नहीं दिख रहा। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। लेखक ने क्या कहा? मेरा अंगूठा वाली साइड जूता नीचे से घिसा हुआ है, कभी अंगूठा ज़मीन पर रगड़ खाता है तो लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। लेखक ने क्या कहा? चाहे नीचे से पूरा तला जूते का घिस जाएगा, लेकिन उंगली तो बाहर नहीं निकलेगी। चाहे पैर पूरा छिल जाएगा, पैरों में दर्द होगा, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। लेखक ने क्या कहा? तुम्हारी उंगली दिख रही है लेकिन तुम्हारा पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। अर्थात तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, या तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस लाइन से लेखक का तात्पर्य है कि तुम दिखावे के बारे में कुछ नहीं जानते था, तुम दिखावे को महत्व नहीं देते। तुम्हारा जीवन जैसा है तुम वैसे ही जी रहे हो, सादगी भरा जीवन, तुम्हें दिखावे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम दिखावे पर मर रहे हैं। अर्थात तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हैं। लेखक ने क्या बताया कि जूता तो मेरा भी फटा हुआ है, लेकिन मेरा जो जूता फटा हुआ है वो नीचे से फटा हुआ है और एक समय ऐसा आएगा वो नीचे से बिल्कुल घिस जाएगा। मुझे दर्द हो रहा है लेकिन ऊपर से मेरा जूता अच्छा, साफ सुथरा और चमकदार दिखाई दे रहा है। लेखक ने क्या कहा? जूता तुम्हारा फटा हुआ है, तुम्हारी उंगली बाहर दिख रही है, लेकिन तुम्हारा पैर क्या है? सुरक्षित है। फिर लेखक ने क्या कहा? तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, अर्थात तुम्हें नहीं पता कि लोग दिखावा कितना अधिक करते हैं। अर्थात हम लोग पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, सिर्फ दिखावे पर कुर्बान हो रहे हैं और तुम दिखावे के महत्व को नहीं जानते। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। लेखक क्या कह रहे हैं? तुमने जो ये फटा हुआ जूता पहना है बड़े ठाठ से पहन रखा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ। लेखक ने कहा तुमने जैसा ये जूता पहन रखा है ऐसा जूता तो मैं ज़िंदगी में कभी ना पहनूं, और दूसरी बात, फ़ोटो तो कभी भी इस तरीके से मैं ना खिंचवाऊं। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान तो तुम फ़ोटो में हंस भी रहे हो, मेरे हौसले परस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? लेखक कह रहे हैं कि जब तुम हंस रहे हो तो तुम्हें देखकर मैं सोचूं किस बारे में हंस रहे हो। खुद का तो जूता फटा हुआ है, क्या तुम दूसरे को देखकर हंस रहे हो? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारी ये मुस्कान जो है मुझे परस्त कर रही है, मुझे चिंता में डाल रही है, कि तो ऐसा लग रहा है तुम बनावटी हंसी हंस रहे हो। तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हुआ है। कुछ उनके उदाहरण देकर लेखक बता रहे हैं कि क्या होरी, प्रेमचंद के जो ये नाटक उपन्यासों में जो ये पात्र हैं उनके बारे में कह रहे हैं। क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। वही मुस्कान मालूम होती है कि तुम अपने पात्रों को, जो तुम्हारे निबंध, उपन्यास, नाटक में जो तुम्हारे पात्र हैं, उन पात्रों के दुखों को देखकर तुम दुखी हो और सिर्फ ऊपर से मुस्कुरा रहे हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक हैं। लेखक क्या कह रहे हैं हरिशंकर प्रसाद की? देखिए लेखकों की कितनी दयनीय स्थिति पर भी वर्णन किया गया। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तरागे
से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौट रहे थे। लेखक कह रहे कि मैं सोच रहा हूँ किस कारण से तुम्हारा जूता फट गया। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने जाने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। मतलब जूता ज़्यादा चलने से घिसता है, इस तरीके से फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फटा? और ऐसे भुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवो पैर सलाम। लेखक क्या कह रहे हैं? चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक कह रहे हैं किसको? प्रेमचंद के बारे में सोच रहे हैं कि जब व्यक्ति बहुत अधिक चलता है तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। मुझे लगता है तुम्हें किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होगे। लेखक कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होगे। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। मुझे लग रहा है या तो तुमने किसी चीज़ को ठोकर मारी है, सख्त चीज़ को, या किसी टीले पर तुमने अपने जूते से ठोकर मारी है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। तभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। लेखक कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जूते की फटी उंगली को देखकर कि तुम जिससे घृणा करते हो, तो शायद उसकी तरफ तुम हाथ की उंगली की बजाय पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ कि तुम क्यों हंस रहे हो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। लेखक कह रहे हैं फोटो में तुम्हारी हंसी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझ पर या हम सभी पर हंसते हुए दिखाई दे रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चले रहे हैं। लेखक कह रहे हैं मैं समझ गया, तुम उन लोगों पर हंस रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकाल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे ये समझ आ रहा है कि तुम शायद मुझ पर हंस रहे हो, हमारे जैसे लोगों पर हंस रहे हो जो इतना दिखावा करके स्वयं को कष्ट में डालते हैं। अर्थात तुमने रास्ते की कठिनाइयों को ठोकरें मार के उससे रास्ते को पार किया। ठीक है, तुम चलते गए निरंतर, सिर्फ आगे की तो तुम्हारी उंगली बाहर निकल रही है, लेकिन हमने क्या किया? दिखावे के कारण स्वयं को कष्ट में डाला। तो देखिए लेखक ये क्या, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस पाठ में लेखक ने दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया, और इसमें स्वयं को भी लेखक ने जोड़ा है कि तुम हम सब पर हंस रहे हो। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, तुम उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ
कि तुम हमारे जैसे लोगों पर हंस रहे हो, कि हम जैसे लोग स्वयं को कष्ट में डालकर दिखावे पर कितना विश्वास करते हैं, बाहरी चमक दमक पर विश्वास करते हैं, अंदर से चाहे कितने ही टूटे हुए हैं, लेकिन तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग हो और बाहर से अगर तुम्हारा उंगली बाहर दिख भी रही है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरे लेखक ने बताया कि देखिए लेखकों की स्थिति कितनी दयनीय थी कि जूते तक लेने के लिए पैसा नहीं। और लेखक ने ये भी बताया कि लोग अपने स्वार्थ के लिए आज प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आगे कितनों की टोपियाँ झुक जाती हैं, अर्थात कितनों के सिर, टोपी से तात्पर्य सिर से है, ठीक है, और जूते से मतलब पैरों में। आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कितनों के पैरों में झुक जाता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, और डेली जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली का आप डेली पढ़िए, आप पे भी बर्डन नहीं होगा और समझ भी आता जाएगा, और डेली का वर्क आप डेली करते रहिए। ओके, थैंक यू।